हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम आदिकाल का नामकरण और आदिकाल की विशेषताओं का वर्णन करने वाले हैं। इस क्लास से आपके 5 नंबर पक्के हैं और यह टॉपिक जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नो बकवास, सीधी बात, चलो क्लास शुरू करें। तो आदिकाल जो है वो काल है जो सबसे ज़्यादा विवाद में रहने वाला जो काल माना जाता है वो आदिकाल ही माना जाता है, जबकि सबसे कम विवाद में रहने वाला जो काल है वो भक्ति काल माना जाता है। तो आदिकाल विवाद में रहने के कारण इस आदिकाल को विभिन्न नाम दिए गए हैं। तो देखते हैं कि किसके द्वारा आदिकाल को क्या नाम दिया गया है। नंबर 1 देखते हैं उद्भव काल। तो आदिकाल को जो उद्भव काल का है वह वासुदेव सिंह ने कहा है। वासुदेव सिंह के द्वारा आदिकाल को उद्भव काल कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभिक काल। यह कल नहीं है, यह कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है। तो प्रारंभिक काल, तो आदिकाल को प्रारंभिक काल जो कहा गया था वो गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं आरंभिक काल। आरंभिक आदिकाल को आरंभिक काल जो कहा था वो मिस्र बंधुओं के द्वारा कहा गया था। प्रारंभिक काल जो कहा गया था वो गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा कहा गया था और आरंभिक काल जो कहा गया था वो मिस्र बंधु के द्वारा कहा गया था। मिस्र बंधु जो थे वो 3 भाई थे। नेक्स्ट देखते हैं सिद्ध सामंत काल। तो आदिकाल को जो सिद्ध सामंत काल कहा गया था तो राहुल शाक्रात्यायन जी के द्वारा आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं बीज बपन काल। आदिकाल को बीज बपन काल जो कहा गया था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा आदिकाल को बीज बपन काल कहा गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है वो 1864 ईस्वी में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं आदिकाल। आदिकाल को आदिकाल जो है किसने कहा था? तो आदिकाल को जो आदिकाल कहा था तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं चारण काल। आदिकाल को चारण काल जो कहा था वो राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया था। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का समय जो है वो 700 से 700 ईस्वी से 750 ईस्वी से माना है। नेक्स्ट देखते हैं चारण काल। चारण काल राम कुमार वर्मा के अलावा ग्रियर्सन ने भी आदिकाल को चारण काल कहा है। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस ने आदिकाल को चारण काल कहा है। नेक्स्ट देखते हैं चारण काल। तो FAKE के द्वारा भी आदिकाल को चारण काल कहा गया है। तो चारण काल जो कहा गया है वह राम कुमार वर्मा, ग्रियर्सन और FAKE के द्वारा आदिकाल को चारण काल कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं वीर काल। तो आदिकाल को वीर काल जो है किसके द्वारा कहा गया था?
तो आदिकाल को जो वीर काल कहा गया था वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा आदिकाल को वीर काल कहा गया था। इन छोटी छोटी चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस होता है, इन्हीं से हमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो वीर काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, जबकि नेक्स्ट देखते हैं वीर गाथा काल। वीर गाथा काल जो कहा गया था वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। किसके? वीर काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और वीर गाथा काल जो कहा था वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं पुरानी हिंदी का काल। आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल किसने कहा था? तो आदिकाल को जो पुरानी हिंदी का काल कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल कहा था। नेक्स्ट देखते हैं आदिकाल का नामकरण। नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन काल। तो आदिकाल को प्राचीन काल किसने कहा था? तो आदिकाल को प्राचीन काल जो कहा था वो शंभुनाथ सिंह ने कहा था। किसने कहा था? आदिकाल को प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं आधार काल। तो आदिकाल को आधार काल जो कहा गया था वो मोहन अवस्थी के द्वारा आदिकाल को आधार काल कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं संक्रमण काल। तो आदिकाल को जो संक्रमण काल कहा गया था हरिश्चंद्र शर्मा के द्वारा आदिकाल को संक्रमण काल जो है कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं संक्रमण काल। तो आदिकाल को जो संक्रमण काल हरिश्चंद्र शर्मा के द्वारा भी कहा गया था और राम खेलावन के द्वारा भी आदिकाल को संक्रमण काल जो है कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं अंधकाल। तो आदिकाल को अंधकाल जो कहा गया था वो रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा आदिकाल को अंधकाल कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं बाल्यावस्था काल। तो आदिकाल को जो बाल्यावस्था काल कहा गया था तो वह रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा आदिकाल को बाल्यावस्था काल कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं जयकाल। तो आदिकाल को डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा आदिकाल को जयकाल कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं अपभ्रंश काल। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा था? तो आदिकाल को अपभ्रंश काल जो है वो धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था। धीरेन्द्र वर्मा ने। तो हमने इस क्लास में 20 आदिकाल से संबंधित नामकरणों का वर्णन किया है जो आपको एक साथ कहीं भी नहीं मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आदिकाल की विशेषता हैं कि आदिकाल की जो हैं कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 देखते हैं राष्ट्रीय भावना का अभाव। राष्ट्रीय भावना का अभाव आदिकाल के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रीय भावना का अभाव जो है पाया गया है, क्योंकि इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ परंतु स्वदेश अभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। उस समय देश खंड खंड राज्यों में विभक्त था और छोटे छोटे राज्यों के शासक परस्पर कलह और संघर्ष में रत रहते थे।
वे 10-20 गांव के छोटे से राज्य को ही अपना राष्ट्र समझते थे। उनमें संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने का अभाव था। विदेशी के विरुद्ध संगठन होकर युद्ध करने में भी वे सफल नहीं हुए थे। इसी संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे धीरे सभी साम्राज्य विदेशियों के द्वारा पददलित किए जाते रहे। नेक्स्ट देखते हैं ऐतिहासिकता का अभाव। तो आदिकाल के विशेषता के अंदर ऐतिहासिकता का अभाव जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। इन ग्रंथों में तत्व कम हैं, कल्पना अधिक है। अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वह तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। घटनाओं, नामावली तथा तिथियों का जो विवरण रासो काव्य में उपलब्ध होता है वह इतिहास सम्मत नहीं है। ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है उससे यह नितांत विमुख रहे। नेक्स्ट देखते हैं डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। तो आदिकाल के अंतर्गत जो है वो डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था। आदिकाल रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया वह आधुनिक हिंदी से बहुत ही भिन्न है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया गया उसे डिंगल नाम दिया गया है। इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रजभाषा के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा जाता है, जिसका प्रयोग भी इन ग्रंथों में किया गया है। वीर रस के भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता डिंगल पिंगल भाषा में विद्यमान है। नेक्स्ट देखते हैं जनजीवन का चित्रण का अभाव। तो आदिकाल के अंतर्गत जो है जनजीवन के चित्रण का जो अभाव है वो भी देखा गया है। इसमें जनजीवन चित्रण का अभाव भी पाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक चित्रण। तो आदिकाल के अंतर्गत जो है वो प्राकृतिक चित्रण का अभाव भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं रासो शब्द का प्रयोग। आदिकाल के अंतर्गत जो है वो रासो शब्द का प्रयोग बहुत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं युद्धों की सजीवता का वर्णन। तो आदिकाल के अंतर्गत जो है युद्धों की सजीवता का वर्णन देखने को मिलता है। रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध सजीव वर्णन प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ तहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग हैं वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि युद्ध का आँखों देखा हाल सुन रहा है। चारण कवि कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे। जो चारण काल के जो कवि थे वो कलम के ही नहीं बल्कि तलवार के भी धनी थे। अतः अवसर पड़ने पर अपने अपने आश्रयदाता के साथ रण क्षेत्र में जाकर तलवार के ही हाथ दिखाते थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट देखते हैं प्रामाणिकता में संकोच। तो आदिकाल की जो प्रामाणिकता है उसमें संदेह है, क्योंकि आदिकाल के अधिकांश रासो काव्यों की प्रामाणिकता संदेह में है।
पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है वह भी अप्रमाणित जो है मानी गई है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इसी प्रकार खुमान रासो परमाल रासो की प्रामाणिकता में भी संदेह है। मूल कवि की रचनाओं में अन्य लोगों ने कब और कितना अंश प्रशिक्षित रूप से जोड़ दिया है इसका निर्णय कर पाना कठिन है। भाषा शैली और विषय सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि रासो काव्य समय समय पर परिवर्तित एवं परवर्धित होते रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनेक छंदों का प्रयोग। तो आदिकाल की विशेषताओं के अंतर्गत यह भी देखा जाता है कि इसके अंतर्गत अनेक छंदों का प्रयोग भी किया गया है। रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेशन हुआ है। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की गई है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे हृदयग्राही चित्रण इन काव्य ग्रंथों में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं वीर रस की प्रधानता। तो आदिकाल की विशेषताओं में जो है वो वीर रस की प्रधानता रही है, क्योंकि रासो ग्रंथों में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है तथापि वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें परिलक्षित होती है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना इसमें अनायास ही हो गई। वीरों के मनोभाव एवं अदम्य उत्साह का जैसे हृदयग्राही परिवर्तन रासो काव्य में किया गया वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। पृथ्वीराज रासो में ऐसे अनेक मर्मस्पर्शी स्थल हैं जहाँ वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अलंकारों का समावेशन। तो रासो आदिकाल के अंतर्गत अलंकारों का विशेष समावेशन किया गया है, अलंकारों का विशेष प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो रासो काव्य के आदिकाल के अंतर्गत रासो ग्रंथ के रचयिता चारण कहे जाते हैं और अपने आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता एवं प्रतिपक्षी राजा की हीनता का वर्णन अतिशयोक्ति में करना इन चारणों की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाताओं के शौर्य, यश, वैभव का काल्पनिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। कल्पना की प्रचुरता। तो आदिकाल की विशेषताओं के अंतर्गत कल्पना की प्रचुरता देखने को मिलती है। चारण कवियों की विशेषताएं रचनाएं तत्वपरक न होकर कल्पनापरक प्रधान हैं। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में हैं, पर इतिहास नाम मात्र कोई ही है। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नाम बलियों एवं तिथियों की कल्पना कर ली है। नेक्स्ट देखते हैं अब रासो शब्द की उत्पत्ति। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति। रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो किससे मानी गई है, यह भी आदिकाल के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की जो उत्पत्ति मानी है
वो रसायन से मानी हैं। रसायन से मानी हैं किसने? रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो रसायन से मानी है। नेक्स्ट देखते हैं गारसा दा तासी। गारसा दा तासी ने रासो शब्द की जो उत्पत्ति मानी है वो रासयु से मानी है। नेक्स्ट देखते हैं गौरी शंकर। गौरी शंकर ने जो रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है वो रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। नेक्स्ट देखते हैं मोहनलाल विष्णु ने रासो शब्द की जो उत्पत्ति मानी है वो रास और रासक शब्द से मानी है। नेक्स्ट देखते हैं दशरथ शर्मा। रासो शब्द की उत्पत्ति जो है दशरथ शर्मा ने रास या रासक से मानी है। नेक्स्ट देखते हैं राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा ने रासो शब्द की जो उत्पत्ति मानी है वो रहस्य से मानी है। नेक्स्ट देखते हैं श्यामल दास। श्यामल दास ने रासो शब्द की जो उत्पत्ति मानी है वो रहस्य से मानी है। नेक्स्ट देखते हैं काशी प्रसाद। काशी प्रसाद ने रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो रहस्य शब्द से मानी है। नेक्स्ट देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासो शब्द की जो उत्पत्ति मानी है वो रासक शब्द से मानी है। विश्वनाथ ने रासो शब्द की जो उत्पत्ति मानी है वो रासक शब्द से मानी है। नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रावली पांडे के द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो रासक शब्द से मानी गई है। और ग्रियर्सन के द्वारा रासो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो रायसो शब्द से हुई है। नेक्स्ट देखते हैं हरप्रसाद के द्वारा रासो शब्द की जो उत्पत्ति मानी गई है वो राजयज्ञ से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट देखते हैं बिंदेश्वरी पाठक के द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति जो है राजयश से मानी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नरोत्तम स्वामी के द्वारा जो रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक शब्द से मानी गई है। राम कुमार वर्मा के द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रहस्य से मानी गई है। नेक्स्ट देखते हैं श्यामल दास के द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो रहस्य शब्द से मानी गई है। नेक्स्ट देखते हैं काशी प्रसाद के द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से मानी गई है। नेक्स्ट देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की जो उत्पत्ति मानी है वो रासक शब्द से मानी है। नेक्स्ट देखते हैं विश्वनाथ ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह क्लास कैसी रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।